नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती में सिंचाई की बहुत जरूरत होती है, खास तौर पर राजस्थान में जहां पानी की एक एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आपको लेकर चलते हैं जयपुर के एक उन्नत किसान सुरेंद्र अवाना के पास, जो पानी की विकट समस्या के बावजूद भी उन्नत खेती के की कहानी। प्रगतिशील किसान किया हैरान, खोजे नए आयाम, खेती में किए नवाचार। राजस्थान में अगर खेती की बात की जाए तो थोड़ी सी टेढ़ी खीर कही जाती है, क्योंकि पानी की कमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती है। बावजूद इसके मैं एक ऐसे उन्नत किसान के फार्म पर हूं, जहां आप जब देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी चुनौतियों को बताते हुए और उन्नत कृषि को यहां पर इस्तेमाल किया है, उन्नत डेयरी को यहां पर खड़ा किया है। ये नजारा जयपुर से कुछ दूरी का है। यह किसान सुरेंद्र अवाना ने पानी की कमी के बावजूद खेती में नवाचार किए, जिससे फसल लहलहा उठी। कमाल की बात यह है कि सुरेंद्र अवाना ने एग्रीकल्चर में कोई डिग्री या डिप्लोमा भी नहीं किया है। वो रेडियो और टीवी पर खेती के तरीके देखते सुनते रहते हैं। और ये देखिए, ये वो फार्म है और यहाँ पर वो किसान भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पूरे देश में जितनी वैरायटी घास की नहीं है, उससे ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पर घास की हैं, ऐसा इनका कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र अवाना है। 12 दिसंबर 16 को मैंने 2 गाय लाके इस शिवम डेयरी एवं कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। और इस समय इस फार्म पे बहुवर्षीय चारा 18 तरह का है, जिसकी अभी सारी वैरायटी मैं आपको बताऊंगा। और राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में ही इतनी तरह का बहुवर्षीय चारा नहीं है। मैं यहाँ किसानों को बताता हूँ कि भाई बहुवर्षीय चारा नीम है, सेंजना है, सहतूत है, अर्डू है, ये एक बार लगा दो और बार बार काट के आप कुट्टी काट के डालते रहो। अब किसानों की आदत है बाजरा, चरी और जवार, मक्का ये डालते हैं काट के, और फिर दोबारा बोना पड़ता है उनको। और ये बहुवर्षीय चारा लगाएंगे तो उनके 3 साल से लेके 50 साल तक के चारे की व्यवस्था हो जाएगी। किसान सुरेंद्र अवाना की बात माने तो देश में इतनी तरह की घास एक साथ पैदा करने वाले वे एकमात्र किसान हैं। उन्होंने अपनी गायों के लिए ये वैरायटी पैदा की है, जो न सिर्फ कुछ महीनों बल्कि कई सालों तक किसानों के पशुओं के काम आ सकती हैं। इसमें पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। ये कौन सा चारा है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अलग अलग क्यारी में अलग अलग वैरायटीज यहाँ पर हैं। जी, ये नेपियर है, सिंपल नेपियर। और ये अभी 6 दिन पहले कटा है ये, और ये 6 दिन की इतनी बड़ी ग्रोथ है। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये दीनानाथ घास है। अच्छा, ये अलग वैरायटी? हाँ, ये दीनानाथ घास, ये अलग वैरायटी है। इसका वजन कम बैठता है लेकिन पौष्टिक बहुत है। ये दीनानाथ घास में भारतीय कृषि एवं अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर है झांसी, वहाँ से इसका सीड लाया था मैं। उसके बाद ये नेपियर ही है। उसके बाद ये वाला जो है झिंझुआ है, ये मूल रूप से तो गुजरात का है, लेकिन यहाँ राजस्थान में बहुत पाया जाता है। अभी मैंने ये जुलाई में लगाया था, दूसरी कटिंग हो गई। और इसके बाद आप देखिए कि यहाँ से काट के मैंने ओपन ग्रेजिंग में लगाया है और अभी ये चल रहा है। और आप नज़दीक से देखोगे तो ये गन्ने की तरह वैरायटी है। और ओपन ग्रेजिंग में गाय इसको चरेगी ना, तो जैसे पैर रखेगी, पैर रखने के बाद वहीं उसकी जड़ चल जाएगी, तो यानी ये डबल बढ़ेगा और वेट में भी बहुत अच्छा है, पौष्टिक भी है। उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ये सुपर नेपियर है, ये बड़े वाला, ये सुपर नेपियर है सामने जो दिखाई दे रहा है। हाँ, अच्छा, आप देख पा रहे हैं ये जो आपने बताया कि गुजरात की वैरायटी है। और ये घास जहाँ जहाँ गाय इस पर पैर रखेगी तो ज़मीन में धंसेगा, और जहाँ से धंसेगा वहीं से अपनी जड़ पकड़ लेगा। मतलब ये घास लगातार बढ़ता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, ये इनका कहना है। और जिस तरह से ये घास काम करेगा, क्योंकि खुले में चरना एक दुधारू पशु के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सुरेंद्र अवाना ने 3 लेयर चारा लगाया है, जिससे बहुत कम लागत में बहुत फायदा हो सकता है।
चलिए हम ये दूसरी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर ये 3 लेयर चारा जो इन्होंने बाया रखा है, यहाँ पे बो रखा है, उसके बारे में हम जानेंगे। सर क्या 3 लेयर नाम क्यों है, क्या वजह है? और मैं देख रहा हूँ कि सहतूत भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। 3 लेयर चारा इसलिए है कि जैसे ये नेपियर है, इसको हम 2.5 फीट तक रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे, और इसी के बाद जैसे ये सहतूत है, ये सैंजना है, इसकी 5 फीट पे कटिंग करेंगे। तो ये इसके बाद अर्डू आएगा, अर्डू को हम 7 से 10 फीट रखेंगे, तो यानी उस अर्डू की छाया में ये हो जाएंगे और इनकी छाया में ये हो जाएगा, और पानी की हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने खरीफ मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं, विशेषज्ञ अनुश्री मथुरिया से। आज हम मक्का की फसल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी किसानों की फसल जो है 30 से 50 दिन की हो गई होगी। सबसे पहले हम खरपतवार नियंत्रण की अगर हम चर्चा करें तो इसमें हम तो पहले 10 से 15 दिन की जब फसल हो जाती है तब हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं हाथ के द्वारा, कुदाली चलाकर, खुरपा के द्वारा करते हैं। और दूसरी बार जब 30 से 50 या 35 दिन की जब फसल हो जाती है तभी भी खरपतवार का प्रकोप रहता है खेत में, तो हम खुरपी की सहायता से निकालते हैं और कभी-कभी यांत्रिक विधियों के द्वारा भी हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं। किसान भाइयों, मक्का की फसल में उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो खड़ी फसल में यूरिया का पहला छिड़काव 20 से 25 दिनों पर, दूसरा छिड़काव 40 से 55 दिनों पर, तीसरा छिड़काव 65 से 70 दिनों पर और चौथा छिड़काव फसल में मंजर आते समय करें ताकि फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, अब हम सिंचाई प्रबंधन विषय पर चर्चा करेंगे। मक्के की फसल में लगभग हम देखें तो कहीं कहीं जो है वो बहुत अधिक बारिश होती है और कहीं सूखा क्षेत्र हो जाता है। तो जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर खेत में कहीं पर पानी भर जाता है, तो जल निकास व्यवस्था हमें देखनी चाहिए। और इसके लिए हम चाहें तो जो मक्का की फसल है उसे हम अगर मेड़ बनाकर बुआई की जाए तो बहुत ही अच्छा उपाय है ये, जो कि जल निकास से हमें छुटकारा दिखाता है। और जहाँ पर अगर सूखा क्षेत्र है तो वहाँ पर लगभग एक तो बुआई के 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए, फिर जब पत्तियां आने लग जाती हैं तब सिंचाई करना चाहिए, समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। मक्का की फसल में इस समय कुछ कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसके कारण फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप किस तरह से करें इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कीट लगता है वो लगभग आर्मी फॉलवर्म कीट है, जो कि अभी मतलब कुछ फसलों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और ये इसके द्वारा उपज में अधिकतर कमी देखी जा रही है। ये क्या होता है कि जो कोमल पत्तियां रहती हैं उसके अंदर घुस करके और कोमल पत्तियों को खाता है और उसके द्वारा ही ये तने के भीतर तक घुसकर पूरी पत्तियों को तथा तने को खाने लग जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए नीम तेल और जो निम्बोली का तेल जो रहता है उस तेल को भी हम बनाकर इसमें उपयोग कर सकते हैं। यांत्रिक विधियों में देखें तो हम इसके द्वारा फेरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम रात्रि में लगाते हैं। प्रकाश प्रपंच का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम रासायनिक विधि के द्वारा देखा जाए तो हम इसमें एमामेक्टिन बेंजोएट का 0.5 ग्राम दवा का यूज़ प्रति लीटर पानी में घोलकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखें तो दूसरे कीट जो आते हैं वो रस चूसक कीट होते हैं, जिनमें माहू, जैसेड और जो रस चूसने वाले कीट होते हैं वो सभी प्रकार के कीट आते हैं। पत्तियों पर चिपककर, पत्तियों के तनों पर चिपककर पत्तियों का रस चूस लेते हैं और जिससे कि फसल को भारी मात्रा में नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम देखें तो इमिडाक्लोप्रिड 3 ml दवा का प्रस्तुति की ओर। इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार परिवर्तनशील मौसम के कारण जिला हनुमानगढ़ में अगले 5 दिनों में कहीं कहीं पर गरज बौछार और हल्की बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों तक जिले में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। क्षेत्र में सापेक्ष आर्द्रता 40 से 73% के बीच हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों को सलाह है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को ध्यान में रखते हुए किसानों को तैयार सब्जियों की तुड़ाई तथा अन्य कृषि कार्य करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग करने, उचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सफेद मक्खी के प्रकोप के लिए फसल की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। यदि सफेद मक्खी की आबादी आर्थिक नुकसान स्तर से ऊपर पहुंचती है तो नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या रासायनिक दवा थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। वर्तमान मौसम की स्थिति में धान के खेत में ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए निरंतर निगरानी की सलाह दी जाती है। किसान खेत के बीच में जाकर पौधे की नीचे वाले हिस्से पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें। धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर को नियंत्रित करने के लिए बफ्रोजिन 25 SC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग की रोकथाम के लिए खड़ी फसल में 100 लीटर पानी में स्टेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 200 ग्राम मात्रा का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। झुलसा रोग की रोकथाम हेतु जिनेब या मैंकोजेब की 0.2% मात्रा का छिड़काव करें। मूंग की फसल में रोग के छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों, फलियों और तनों आदि पर दिखाई पड़ने पर स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। तिल में फाइलोडी रोग के नियंत्रण हेतु थायोमेथाक्साम की 0.25 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें एवं स्टेप्टोसाइक्लिन 150 ppm और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 70 दिन की फसल में छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग होने पर पत्तियों पर भूरे काले धब्बे दिखाई पड़ने पर कार्बेंडाजिम 50 WP की 0.1% अथवा मैंकोजेब 0.2% छिड़काव करना चाहिए। बाजरे की फसल में दीमक और सफेद लट के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए क्लोरोपाइरिफास 20 EC की 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ देवें। कातरा के नियंत्रण के लिए फिनाल्फास 1.5% चूर्ण का 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें या मोनोक्रोटोफास 36 SF 1 लीटर दवा को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर
हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सब्जियों जैसे बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर आदि में बोरर कीट की निगरानी के लिए किसानों को फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ उपयोग करने की सलाह दी जाती है। उन किसानों के लिए बैंगन, टमाटर, मिर्च और शुरुआती फूल गोभी की रोपाई की सलाह दी जाती है जिनकी पौध तैयार है। खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था रखें। सिट्रस कैंकर रोग के नियंत्रण के लिए स्टेटोसाइक्लिन एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें अथवा सूडोमोनास जैविक उत्पाद की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। पशुओं को पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करें। दूध वाले और गर्भवती पशुओं को नियमित रूप से 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक के साथ खनिज मिश्रण दें। लंगड़ी बुखार और गलघोंटू की रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाएं। पशुओं को हरा चारा सुनिश्चित करें। बरसात के बाद शेड में डिवर्मिंग एवं एंटी एक्टोपैरासाइट स्प्रे का छिड़काव करें। मधुमक्खी पालन, कद्दू वर्गीय और अन्य सब्जी फसलों में परागण के लिए मधुमक्खियां महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसलिए जितना संभव हो सके मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कीटों और रोगों की निरंतर निगरानी करते रहें। किसानों को फसलों के संबंध में कीटनाशक और अन्य जानकारी के उपयोग के लिए निकटतम केवीके से सलाह लेनी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्न आपने मूली और गाजर की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। अभी बारिश का समय है और ऐसे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि मूली और गाजर की खेती कैसे करें। तो जैसे हम लोग जानते हैं अगर किसानों भाइयों के पास में अगर ऊपर की ज़मीन है जिसमें जल निकास की क्षमता अच्छी है तो वैसी भूमि को ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मूली और गाजर जो दोनों ही फसलें हैं वो ज़मीन के नीचे होने वाली फसलें हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि अगर मिट्टी हल्की हो, उपजाऊ हो और जल का निकास अच्छी तरह से हो सके, वहाँ जैविक मात्रा अच्छी तरह से हो, तो ऐसी भूमि का हम चुनाव कर सकते हैं। गाजर और मूली की खेती से किसानों को अधिक मुनाफा हो सकता है। इन दोनों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। अभी बारिश के समय इनकी खेती उठी हुई क्यारियों पर की जा सकती है। इसके लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार कर उचित दूरी पर क्यारियों को बनाएं। तो लेकिन अभी अगर ऊपर वाली ज़मीन नहीं है या पानी ज़्यादा है किसान के भाई के खेत में, तो वैसी स्थिति में मेड़ बना करके भी मूली या गाजर की खेती की जा सकती है। तो मूली के लिए जो किस्में हैं उसमें है जैसे जापानी वाइट या फिर पूसा हिमानी, पूसा रोशनी, पूसा देसी या फिर कांसी हंस, ये मूली की जो किस्में हैं जिसकी उपज क्षमता ज़्यादा है। उपज क्षमता इसकी करीब 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो गाजर के लिए जो किस्में हैं उसमें है पूसा मेघाली, पूसा केसर, पूसा यमदाग्नि, ये सभी किस्में गाजर के लिए अच्छी हैं। और गाजर के लिए सीड रेट मूली से कम है, यानी इसमें 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से है और मूली के लिए 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर है। और ये समय मूली लगाने का अच्छा समय है। इसको अगस्त से नवंबर तक का समय को अच्छा माना जाता है। अक्सर किसान देशी किस्मों का प्रयोग बुआई के लिए करते हैं, जिससे खेत में बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से नहीं होता है। इसके लिए मौसम और जलवायु को देखते हुए किस्मों का चुनाव करें जिससे कि अधिक पैदावार मिले। फसल को रोग मुक्त रखने के लिए बुआई से पूर्व ही कार्बेडानिज्म 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर उससे पहले जो उर्वरक की मात्रा है मैं बताना चाहूँगी कि सब्जी फसलों में ज़्यादा उर्वरक लगता है। जैसे गोबर की खाद है या FIM है वो करीब 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से ले। और
नाइट्रोजन 100 किलो, फास्फोरस 50 किलो, पोटास 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा। तो गाजर में भी FIM यानी गोबर खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नाइट्रोजन 100 किलो, इसको 2-3 भागों में स्प्लिट करके नाइट्रोजन को डाल सकते हैं किसान भाई। फिर फास्फोरस 50 किलो और नाइट्रोजन पोटास 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से दें। और पौधा कतार से कतार 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एवं पौधा से पौधा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज को बो दें। और गाजर का या मेड़ में लगा सकते हैं या फिर जमीन में लाइन में लगा सकते हैं। इसको कतार से कतार और पौधे से पौधे दोनों 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। यदि जो उसका सिंचाई अगर बीच में सूखा पड़ रहा है तो वैसी स्थिति में 8 से 10 दिनों के अंतर पर सिंचाई कर सकते हैं। बुआई के बाद पौधों को थिनिंग करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त उगे पौधों को निकाल कर अलग कर देते हैं और पौधों को सही दूरी पर लगाते हैं, जिससे पौधों का विकास सही ढंग से होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर खरपतवार नाशी से नियंत्रण करना चाहते हैं तो 3 लीटर पेंडीमेथिलिन दवा का 900 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए 2 दिन तक नम भूमि में छिड़काव करना चाहिए। इससे खेत में खरपतवार का जमाव ही नहीं होगा। क्योंकि बरसात का मौसम है, इस समय कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, विशेषकर जो पत्ती खाने वाले जो कीड़े हैं। तो उससे बचाने के लिए नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट है, जो नीम का बीज से निकाला जाता है, वो एक्सट्रैक्ट 5% या फिर अचूक नाम की दवा है, या निम्बोसिडिन एक दवा है, उसको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। और यदि बीमारी की आ जाती है फसलों में तो वैसी स्थिति में सफ़ेद रस्ट या वाइट रस्ट उससे ऐसी बीमारी से बचने के लिए मैंकोजेब नामक दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इन सारी विधियों का अगर किसान भाई ध्यान से करेंगे, अच्छी तरह से जो अनुशंसित बातें मैंने बताई वो सब करेंगे तो उनको अच्छी फसल प्राप्त होगी और उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 155 पर सोमवार से